Assalamualaikum. I hope you guys are absolutely fine. So, on your demands, second video for physics 505 for paper 4. मुझे पता नहीं तैयारी हो रही है आप लोगों की, बहुत सैड बैठे हुए हो, बट इंशाल्लाह मेरे होते हुए नहीं। और ये पेपर हम करेंगे मई जून का, सॉरी अक्टूबर नवंबर का 2023 का, ठीक है, क्योंकि मई जून का हम कर चुके हैं। और आपको एक सर्टेन ट्रेंड नज़र आएगा, आपको कुछ क्वेश्चन नजर आएंगे जो मई जून में भी आए थे एंड सेम इधर भी आए थे। तो बहुत सारे टिप्स भी शेयर करूंगा इस वाले के अंदर भी, सही है। बहुत सारी सोच के आया हूँ, याद करके आया हूँ, वो सब सुनाऊंगा आज। ओके, सो 5054 पेपर 42 है 10 अक्टूबर नवंबर का। अगर आईडीसीएससी के चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। ये बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं पहले ही पेपर में बता चुका हूँ ये वाली टिप्स, ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर मैं इस पेपर को रीडिंग पेपर कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली आपने यहाँ पे क्या करना है, रीडिंग ही करनी है, ठीक है। आपने यहाँ पे रीडिंग ही करनी है, आपसे आपसे पढ़ाया जाएगा बहुत ज़्यादा, एंड पढ़ा पढ़ा के क्या कर दिया जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया जाएगा, जिससे आपसे क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल भी सोल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो मसले की बात ही नहीं मेरे होते हुए। पहली टिप, क्वेश्चन को गौर से समझने एंड पढ़ने। ये आपको दरमियान में बताऊंगा या मे बी एंड में बताऊंगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, और सबूत भी दूंगा। A student measures spring constant K, ठीक है, of a spring using two different methods. Spring constant measure कर रहे हैं, पता है ना, F is equals to kx, आई होप सबको आता हो, ठीक है। अब स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है ना, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं मेजर ऑफ द स्प्रिंग, जो बताती है हाउ स्टिफ अ स्प्रिंग इज, कितना मुश्किल है एक स्प्रिंग को खींचना, उसको स्ट्रेच करना। मेथड नंबर 1, ठीक है, द स्टूडेंट मेजर्स द अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। स्टूडेंट ने क्या किया कि पहले तो एक स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ निकाली, अनस्ट्रेच्ड लेंथ, खींचे बगैर उसकी लेंथ देखी। फुल साइज डायग्राम ऑफ स्प्रिंग इज शोन 5.1, यहाँ पर डायग्राम शो की गई है, ठीक है। और आगे आ जाओ, अब पढ़ना ध्यान से। मेजर द अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग टू नियरेस्ट 0.1 सेंटीमीटर, ये प्रेसिजन दी गई है। अब इस स्केल से मेजर करना है, पढ़ लेना, इस स्केल से मेजर करना है। स्केल से जब मेजर की तो 5.5 आ रही थी, ठीक हो गया। डो नॉट इंक्लूड द लूप्स एट द एंड ऑफ द स्प्रिंग इन योर मेजरमेंट। अब ध्यान से देखो, ये लूप्स कंसीडर नहीं करने, ये लाइंस भी लगाई हुई है एंड यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर उसके बावजूद ये कैलकुलेट करके आते हो तो फिर माफी। अच्छा, पार्ट 2, द स्टूडेंट अटैचेस द स्प्रिंग टू अ क्लैंप ऑन अ स्टैंड। अच्छा जी, अब वो क्या कह रहे हैं कि एक बच्चे ने ना, मैंने क्या कहा था, ट्रिक बताई थी ना, कि आप लेबोरेटरी में खड़े हुए हो, आपको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है, आपने करना है। भाई आपके पास क्या है, आपने स्प्रिंग को क्लैंप के ऊपर अटैच कर दिया, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपने अपने स्प्रिंग को, ठीक है, क्लैंप के ऊपर अटैच कर दिया, और नीचे एक 300 ग्राम मैस आपने सस्पेंड कर दिया, और अरेंजमेंट आपके पास शो की गई है, समझना ध्यान से। अच्छा, द स्टूडेंट मेजर्स द न्यू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अब पहले उसने अनस्ट्रेच लेंथ मेजर की थी, अब उसने उसकी नई लेंथ मेजर की। अच्छा जी, कैलकुलेट द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय द मैस। एक्सटेंशन का मतलब क्या है कि भाई कितना आपकी स्प्रिंग की लेंथ में इंक्रीज आया मैस डालने के बाद। इसका फॉर्मूला क्या है कि आप अपनी ओरिजिनल लेंथ में से फाइनल लेंथ माइनस कर दो। ये लेंथ जो होगी आपके पास फाइनल लेंथ होगी, एंड ये वाली जो होगी अनस्ट्रेच स्प्रिंग की आपके पास ओरिजिनल लेंथ होगी। आपने, इन्होंने मार्क भी किया हुआ है, फॉर्मूला भी बताया हुआ है, आपने सिर्फ आंसर निकालना है। अब 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे, समझो। अच्छा, आप स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करो, उन्होंने दिया है फॉर्मूला अपने पास से, खच मारने की जरूरत नहीं है, आपको 300 दिया हुआ है, के भी दिया हुआ है, ये ई क्या है, एक्सटेंशन है। ई देखो अभी ऊपर देख लेना, ई एक्सटेंशन है। आपने सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है, वैल्यूज डालनी है, आपका आंसर आ जाएगा, अपने पास से कुछ भी मत छोड़ना। अच्छा, आप देखो, आप क्वेश्चन आया है भाई, पता है एक बात बताऊं, ये पहले बहुत ईजी ईजी आंसर्स देते हैं, आपको फॉर्मूले भी देते हैं, आपसे करवाते भी हैं, हम फटाफट क्वेश्चंस पढ़ के ना आंसर कर देते हैं, एंड जब इस तरह के क्वेश्चंस पे आते हैं ना, फंस जाते हैं। अभी ये तो इजी है, अभी आगे दिखाऊंगा। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अवॉइड लाइन ऑफ साइट पैरेलैक्स एरर। भाई बहुत ज़रूरी है कि हम पैरेलैक्स एरर को अवॉइड करें, वरना मार्किंग्स गलत आ सकती है।
पैरेलैक्स एरर क्या होता है कि जैसे आपके पास स्केल है, ये रीडिंग उसके ऊपर आ रही है, अब आपकी आई साइड पे डिपेंड करता है कि आप क्या देखते हो। जैसे आपकी आई साइड बिल्कुल परपेंडिकुलर है तो आपको सी रीडिंग नजर आएगी, लेकिन अगर आपकी आईज यहाँ पे है ना तो आपको ये रीडिंग नजर आएगी, एंड अगर आपकी आईज जो है वो यहाँ पे हैं देन आपको ये रीडिंग नजर आएगी। तो मेक श्योर कि आपकी आईज बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज पे हो, ठीक है। अच्छा जी, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय पैरेलैक्स एरर एंड हाउ टू अवॉइड पैरेलैक्स एरर। सबसे पहली पैरेलैक्स एरर होता क्या है, इट इज एन एरर व्हिच अकर्स ड्यू टू रॉन्ग अलाइनमेंट ऑफ आवर आईज इन द रीडिंग्स। एक एरर है जो रीडिंग में आ जाता है जब आपकी आईज, ठीक है, और आपकी रीडिंग सही तरह अलाइन नहीं होती, सही है, 90 डिग्रीज पे नहीं होती। इसको कैसे अवॉइड करें भाई, वी नीड टू मेक श्योर कि हमारी आईज जो है बिल्कुल 90 डिग्रीज पे हों स्केल के साथ, आंखें बिल्कुल सीधी रखनी है, आंखें हटनी नहीं चाहिए, गुस्से से जैसे दिखते ना वैसे। अच्छा, मेथड नंबर 2, दिस स्टूडेंट pulls a 300 gram mass down by a distance and releases it so that the mass oscillates up and down। समझो सब कुछ आपके हाथ में पड़ा हुआ है, आपने मैस को नीचे खींचा, स्प्रिंग है ना, और एक्सटेंशन आ जाएगी। आपने मैस को, ये स्प्रिंग है, आपने मैस को क्या किया, नीचे की तरफ खींचा। जब खींचोगे तो क्या होगा, मैस नीचे जाएगा, फिर ऊपर वापस जाएगा, फिर दोबारा नीचे आएगा, फिर दोबारा ऊपर वापस जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, हो रहा होगा, है ना। अब वन ऑस्किलेशन क्या होती है, जब आपका मैस जो है वो एक बार नीचे जाके दोबारा ऊपर आ जाएगा ना, इसको वी काउंट एज वन ऑस्किलेशन, ठीक है। ऑस्किलेट करना स्टार्ट कर दिया अप एंड डाउन। अच्छा, उसने ना स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी, जैसे ही ऑस्किलेशन शुरू हुई उसने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी, और 20 ऑस्किलेशन के बाद क्या मतलब, नीचे आना फिर ऊपर जाना, वन ऑस्किलेशन। इस तरह जब 20 हो गए ना, उसने अपने स्टॉप वॉच को रोक दिया, एंड यहाँ पे आपके पास आंसर आ रहा है। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं रिकॉर्ड द टाइम टी इन द टेबल टू 1 डेसिमल प्लेस। अब कहाँ पे रिकॉर्ड करना है भाई, देखो यहाँ पे टाइम T1 ये है एंड T1 ये है, कहीं और मत लिख देना, थोड़ा सा पढ़ लेना, 20 को ऑस्किलेशंस का टाइम लिखना है। अच्छा, अब आप फटाफट लिख दोगे 0.1358, ऐसा ही है ना भाई, ये मिनट्स में दिया हुआ है, यहाँ पे सेकंड्स में बताने हैं, एंड 1 डेसिमल प्लेस तक आपने राउंड ऑफ करना है। 13.58 है, इसको 1 डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ करो, इससे पीछे वाला नंबर देखोगे, अगर 10 से बड़ा है इससे एक नंबर बढ़ा दोगे, 13.6 लिख दोगे यहाँ पे आराम से लाके, ईजी हो गया। अच्छा, टाइम T2 फॉर 20 ऑस्किलेशंस आपको दिया हुआ है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं, अपने पास से पढ़ने मत बैठ जाना, आपकी मेहरबानी आगे पढ़ लेना। ओके, नाउ दिस स्टूडेंट मेजर्स द टाइम फॉर 20 ऑस्किलेशंस वंस मोर। उसने एक बार और मेजर की 20 ऑस्किलेशंस का टाइम, उसने एक बार और मेजर किया, उसको उसने कंसीडर कर दिया T2 के नाम से। T2 मेरे याद, कैलकुलेट द मीन टाइम फॉर T फॉर 20 ऑस्किलेशंस एंड रिकॉर्ड योर आंसर। अब मीन टाइम का मतलब क्या है, आपने दो एक्सपेरिमेंट्स किए, दोनों में आंसर में थोड़ा फर्क आ रहा है। मीन टाइम का मतलब ये है कि आप इन दोनों को ऐड कर दो, और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, जो कि मैंने कर दिया यहाँ पे, बहुत ईजी था। यहाँ पे देखो मीन टाइम लिखे है, मीन टाइम T फॉर 20 ऑस्किलेशंस, यहाँ पे आपने आराम से लिख देना, सही है। अच्छा जी, द मीन पीरियड T of the oscillation is the mean time taken for one oscillation। अच्छा, अब वो कह रहे हैं आपके पास जो मीन पीरियड T है ना, ये देखो मीन पीरियड T, ये क्या है, ये वन ऑस्किलेशन का टाइम है। क्या मतलब कि टाइम टेकन फॉर द मैस टू गो डाउन एंड कम बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस, ठीक है, इसका टाइम हमने निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, हम मीन टाइम का यूज़ करेंगे। अब 13.7 सेकेंड्स लिए 20 ऑस्किलेशंस ने, तो वन ऑस्किलेशन ने कितना लिया, 13.7 डिवाइड बाई 20, है ना। ऑलराइट, यू सिंपली राइट योर आंसर, और ये देख लेना कहाँ लिखना है ध्यान से। अच्छा जी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T2। अब ये T2 S2 समझ नहीं आना मुझे पता आपको, ये T2 क्या कहा हुआ है, T2 कहा हुआ है जो आपकी वैल्यू आई ना उसका स्क्वायर ले लो, है ना। अब देखो कि T2 अगर हमने सब फाइंड कर लिया, बचा यही ना, चांस यही बनता है, जो वैल्यू आई है उसका सिर्फ स्क्वायर ले लो। ये इस तरह आपसे अलग अलग चीज़ें निकलवाएंगे, सिर्फ फंसाएंगे आप। रिकॉर्ड जो वैल्यूज इन टेबल 1.1 जो मैंने कर दिया आप लोगों के लिए, और आपको सिर्फ एक एक मार्क मिल रहा था अभी के लिए। यूज योर वैल्यू ऑफ T2 फ्रॉम द टेबल, अब वो T2 जो निकलवाया था उसको यूज करो, और स्प्रिंग कांस्टेंट निकालो। उसने एक और इक्वेशन बना दी, मुझे पता, मैं नहीं पढ़ी हुई, उसने सिर्फ आपको बना के देना है। जैसे बंदा खड़ा है आपसे कह ये करो, आपने वो करने हैं, लेबोरेटरी में खड़े हो आप,
अच्छा जी, अब T2 की वैल्यू निकाली, आप T2 की वैल्यू नीचे डालोगे, इसको पूरा मैथमेटिकली सॉल्व कर लोगे एंड आपके पास आंसर आ जाएगा, बहुत ईजी। अच्छा अब देखना जरा, एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू फॉर द मीन पीरियड T obtained by measuring 20 oscillations twice is more accurate than the value obtained by measuring one oscillation twice. ओके, असल मसला यहाँ पे आता है इस तरह के सवालों में, ये लोग करते हैं कि पहले आपको फॉर्मूलेज भी देते हैं, आपको हर चीज़ देते हैं एंड आपसे जो है ना वो आंसर्स निकलवाते हैं, बहुत वो तो इंतहाई को आसान होते हैं, लेकिन दरमियान में आके आपसे एक सजेशन मांग लेते हैं कि आपके ख्याल में क्या ये सही है, आपके ख्याल में क्या आप करना चाहिए, आपके ख्याल में बंदे ने ये क्यों किया। और ये तब ही आ सकता है जब आपने डिटेल्स अच्छी तरह पढ़ी होगी। अब जो 2 सेकंड लगा के डिटेल्स पढ़ेगा, पहले पहले आंसर्स कर लेगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस के लिए ना, अभी तो ये आसान है, आगे देखना भी आएगा एक क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए यू नीड टू मेक श्योर कि आप क्वेश्चंस ध्यान से तहम्मुल से पढ़ो। अच्छा, वो कह रहे हैं कि भाई ये जो मीन पीरियड में टी निकाला, ठीक है, बाय मेजरिंग 20 ऑस्किलेशंस ट्वाइस, 2 बार, ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है, उससे जब हम 1 ऑस्किलेशन का टाइम निकालते हैं, उसका मीन पीरियड निकालते हैं। अच्छा लेट्स सपोज मेरे पास 2 एग्जांपल्स हैं, एक अर्जुन एक बबलू। अब अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने 20 ऑस्किलेशंस का टाइम निकाला, 2 बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसका मीन टाइम निकाला, और उस मीन टाइम से उसने 1 ऑस्किलेशन का टाइम निकाल लिया कैलकुलेशंस करके। मैथमेटिकल बच्चा था भाई। अब एक बच्चा जो कह रहा है मेरा रिएक्शन टाइम बहुत तेज है, उसने एक ऑस्किलेशन मतलब उसका नीचे आना टाइम मैथ्स का और फिर ऊपर जाना, 2 बार उसने किया ये और मीन टाइम निकाल लिया। अब मेरी बात सुनो, देखो जरा, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली टाइम आ रहा है 0.685 सेकेंड्स। इतना जल्दी कौन स्टॉप वॉच बंद ऑन कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। अब वो कह रहे हैं कि क्यों एक्यूरेट है जब हम 20 ऑसिलेशन दे रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि इसमें ह्यूमन एरर कम हो जाता है, रिएक्शन एरर जो है वो हर किसी में बराबर बढ़ जाता है, कम हो जाता है, लेकिन जब ऑसिलेशन टाइम निकालो तो रिएक्शन एरर बढ़ जाता है। अब 0.6 सेकेंड्स का परफेक्ट टाइम कौन निकाल सकता है, बताओ मुझे, कोई भी नहीं इतना जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2, अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ वाटर एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बीकर ऑफ हॉट वाटर। अच्छा, अब ये जो है ना बेसिकली सवाल आगे बड़े मजे का। ओके, अब आ गया इंस्ट्रक्शंस। द स्टूडेंट मेजर्स द रूम टेम्परेचर, उसने रूम टेम्परेचर मेजर किया, पोर्स 200 cm³ ऑफ हॉट वाटर, उसने बीकर के अंदर 200 ml पानी डाला गरम, ठीक है, उसने थर्मोमीटर आहिस्ता आहिस्ता नीचे किया, ठीक है, until the bulb is just covered by the hot water, तब तक यार जब तक बल्ब जो है वो थोड़ा मतलब फुली डिप नहीं होगा वाटर के अंदर, जस्ट बिलो, ठीक है, सरफेस ऑफ द वाटर, यहाँ पे शो किया हुआ है बिल्कुल जैसे आपने यहाँ पे पानी गर्म पानी डाला, कितना डाला, 200 ml, और फिर आपने थर्मोमीटर को आहिस्ता आहिस्ता नीचे किया एंड मेक श्योर कि आपका बल्ब जस्ट बिलो द सरफेस है। अच्छा, और 30 सेकेंड्स के लिए अप्रोक्सीमेटली वेट किया हमने, 30 सेकेंड्स के बाद स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी, ये थर्मोमीटर की रीडिंग देखने के बाद। अब दिस रीडिंग इज फॉर टी इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 सेकेंड्स था, कितनी है, 95.5, ठीक हो गया। अच्छा, रिकॉर्ड द टेम्परेचर रीडिंग एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 टू द नियरेस्ट 0.5 डिग्री सेल्सियस। भाई 0.5 तक प्रिसीजन लेनी है, आपने यहाँ पे ला के लिख दिया उसे आराम से, ठीक है। अच्छा, explain why the student waits for 30 seconds before reading the initial temperature of the hot water। डॉक्टर के पास जाते हो आप, तो वो टेप्स आ गए ना, पहले हम रखते थे बाजू के अंदर या गर्दन के नीचे थर्मोमीटर, तो तकरीबन 30 सेकंड या 40 सेकंड वो लोग वेट करते हैं ताकि आपका लिक्विड अच्छी तरह एक्सपैंड हो जाए, अच्छी तरह टेम्परेचर आ जाए। अगर फ़ौरन निकाल लेते ना तो टेम्परेचर एक्यूरेट नहीं आता, तो इसलिए ताकि थर्मोमीटर का जो लिक्विड अच्छी तरह एक्सपैंड हो जाए या फिर अच्छी तरह जो है ना वो टेम्परेचर अचीव कर जाए, ठीक है, पहुँच जाए टेम्परेचर तक। अच्छा, B, the student waits for 3 minutes, reads the thermometer and record the new temperature reading। अब उसने पहले 0 सेकेंड्स पे रीडिंग डाली, 3 मिनट के बाद उसने दोबारा रिकॉर्ड की, इन वो रीडिंग भी यहाँ पे लाके लिख दिया। अभी इसको छोड़ दो, ये मत पढ़ना, कंफ्यूज हो जाओगे, जब तक वो कहेंगे नहीं, सब कुछ कहेंगे वो। अच्छा, अब बच्चे ने क्या किया, बच्चा बहुत शरारती है भाई, रिमूव द थर्मोमीटर फ्रॉम द बीकर एंड पोर्स द वाटर अवे, उसने थर्मोमीटर निकाल लिया, पानी भी निकाल लिया
उसने दोबारा वही प्रोसीजर किया जो ए में किया, दोबारा पानी डाला, दोबारा 200 cm को पानी डाला, थर्मोमीटर सेट किया, स्टैंड लगाया, ठीक है। लेकिन अब उसने क्या किया, अब उसने ये कहा कि भाई जो बल्ब है ना वो बस सरफेस से थोड़ा सा ऊपर हो। पहले क्या था, यहाँ पे था, अब उसने नीचे कर दिया। पहले ही मेक श्योर दैट द बल्ब इज जस्ट बिलो द सरफेस, एंड अब उसने ये किया है ही मेक श्योर दैट द बल्ब इज जस्ट अबव द बेस, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा बस ऊपर है, बस ऊपर है थोड़ा सा, साथ नहीं लग रहा। रिकॉर्ड द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर एज शोन। अब उसने फिर से इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर मेजर किया जैसे हमने पहले मेजर किया, शुरू में 30 सेकंड के बाद और फिर 3 मिनट के बाद। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ कूलिंग पीटी ऑफ द हॉट वाटर। हमने एवरेज रेट ऑफ कूलिंग निकालनी है हॉट वाटर की एट द टॉप ऑफ द बीकर, जब आपका बल्ब बीकर के ऊपर था, मतलब टॉप पे था, तब का निकालना है, ध्यान से पढ़ लेना। इक्वेशन भी दी है भाई, डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द वाटर ओवर टाइम टेकन। डिक्रीज कैसे निकालोगे, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू एंड टाइम टेकन कितना है, मिनट्स, ठीक हो गया। आ जाओ और अपना यूनिट भी बताओगे। अच्छा आपने लिख दिया। अब बेसिकली हमारा बड़ा ही पक्का रवाज है कि मैं जब भी कुछ करवाता हूँ, हमेशा जब पढ़ाता हूँ ना, तो यूनिट हम लोग हमेशा खुद ही बनाते हैं। अच्छा जी, तो टेम्परेचर आपने किस में लिया, डिग्री सेल्सियस में, है ना। टेम्परेचर ऊपर है ना, टेम्परेचर किस में लिया, डिग्री सेल्सियस में। और आपने टाइम किस में लिया, किस में लिया, मिनट्स में। अच्छा अच्छा, अब देखो भाई स्लैश जो फ्रैक्शन है इन दोनों के दरमियान में, तो ज़्यादती हो रही है ना इनके यूनिट्स के दरमियान में भी हो। मैंने दरमियान में एक फ्रैक्शन लगा दिया और मैंने थोड़ा सा टिल्ट करके लिख दिया इन्हें, डिग्री सेल्सियस ओवर मिनट। कितना आसान हो गया। ओके नाउ यूजिंग द डाटा इन टेबल 2.1 ऑन पेज 7 कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ कूलिंग ऑफ हॉट वाटर। अब हॉट वाटर का निकालो बिल्कुल वैसे ये वाला, ठीक है। आपने निकालना क्या है, चेंज निकालोगे, क्या निकालोगे, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू ओवर टाइम टेकन, एंड इसका आंसर आपके पास 3 आएगा। यूज योर आंसर टू B1 एंड B2। B1 वाला देखना कौन सा B1 वाला, एंड B2 का आंसर आपने यूज करना है। टू सजेस्ट व्हाई अ हॉट लिक्विड शुड बी स्टिर्ड बिफोर मेजरिंग इट्स टेम्परेचर। अब एक बात देखो, सेम टाइम में हो क्या रहा है, जब आपका बल्ब बहुत ऊपर था तो टेम्परेचर 85.5 आया, लेकिन जब आपका बल्ब बहुत नीचे था तो 86 आया, और चेंज इन टेम्परेचर भी काफ़ी डिफरेंस है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अच्छी तरह स्टीर नहीं किया था। अब जैसे ही पानी डालोगे ना, नीचे वाली साइड थोड़ी गर्म रह जाएगी, ऊपर वाली थोड़ी थोड़ी ठंडी रह जाएगी, बहुत कम डिफरेंस होगा, लेकिन उससे आपकी रीडिंग में फ़र्क पड़ेगा। सो मेक श्योर कि आप अच्छी तरह मिक्स करो ताकि जो हीट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, टू इक्वलाइज द लिक्विड विद इन द लिक्विड, लिक्विड टेम्परेचर सॉरी, यहाँ पे टेम्परेचर भी लिखोगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह फंसाते हैं भाई, बहुत सियाने लोग हैं। स्टेट वन वे इन विच द apparatus in experiment is arranged to make it easy to read thermometer accurately. ओके अच्छा लेट्स सपोज कि आप ऐसे सवाल में फंसते हो, आप पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है। यू नो वो कह रहे हैं कि भाई एक ऐसा तरीका बताओ, एक ऐसा स्टेप बताओ जिससे थर्मोमीटर की रीडिंग्स जो है ना आप एक्यूरेट से एक्यूरेट निकाल सको। पहली गलती हम लोग क्या करते हैं, जब जैसे ही इस तरह के सिचुएशंस में हम लोग ये थर्मोमीटर पकड़ते हैं तो हमारे हाथ काम पे लग जाते हैं, उसकी वजह से रीडिंग सही नज़र नहीं आती है, मिस्टेक्स हो जाती है। तो मेक श्योर कि पहली चीज़ कि आप स्टेडीली पकड़ो, वो हिले ना, और दूसरा आपका आई लेवल बिल्कुल 90 डिग्रीज पे हो, उनमें से कोई भी बता सकते हो। दिस एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड टू चेक द रिजल्ट। अब दोबारा किया गया, रिजल्ट चेक करने के लिए, एक दो बार करते हैं रिजल्ट सेम आ रहे कि नहीं। तो कह रहे हैं एक वेरिएबल बताओ जो कांस्टेंट हो, चेंज ना हो। पहली चीज़ दोनों के इनिशियल टेम्परेचर, दूसरा क्वांटिटी ऑफ वाटर, दूसरा आपके पास आप कह सकते हो अमाउंट ऑफ वाटर, और बहुत चीज़ें हो रहे हैं। अमाउंट ऑफ वाटर लिख देना, बहुत सारा सही हो जाएगा।
The student leaves the thermometer in hot water and waits for 30 minutes before reading the thermometer again. अब उसने 3 मिनट के लिए 30 मिनट के लिए छोड़ दिया उसके अंदर. अब वो कह रहे प्रिडिक्ट करो टेम्परेचर क्या होगा. मार्किंग स्कीम में कोई रेंज नहीं गिवन है. इसका एक ही आंसर है, क्या हो सकता है. देखो, आपने फ्रिज से पानी निकाला है, बहुत ठंडा है, या आपने चूल्हे से पानी निकाला है तो आ रहा है बहुत ठंड, बहुत गर्म है. अब उसको 3 मिनट के लिए बाहर रखोगे, 30 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, तो वो तो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, है ना. रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा. एंड आपको याद होगा कि बच्चे ने रूम टेम्परेचर मेजर इसीलिए किया था कि इन लोगों ने आपको फंसाना था. ये चीज अगर पढ़ोगे तभी आएगी, वरना नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 3. A student investigates how the potential difference V across the terminals of a power supply changes as the current changes. अब उसने यहाँ पे इंसुलेटिंग टेप लगाई है, ठीक है. इसकी वजह से आप करंट जो है जहां लगाओगे डिफरेंट करंट मिलेगा आपको. अब डिफरेंट करंट के साथ वो देखना चाह रहा था कि वोल्ट मीटर में क्या चेंजेस आते हैं, तो उसने इस तरह का बड़ा एक प्यारे वाला सेटअप कर लिया. ये आगे उसने एक मगरमच्छ क्लिप लगा दी. ये फ्लाइंग लीड लगी हुई है, उड़ने वाला सांप, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस वायर लगी हुई है. और ये जो 90-100 है ना, ये आपको डिस्टेंस बता रही है सेंटीमीटर में. अच्छा, अब ओके, जब उसने क्लोज किया स्विच तो उसने रीडिंग ऑब्जर्व की वोल्ट मीटर की, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है. कितनी होगी, ये बहुत आसान है ना. 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 लिख दिया यहाँ पे. अच्छा, अब सुनना. फिर क्या किया उसने, क्रोकोडाइल क्लिप को रेजिस्टेंस वायर के साथ कनेक्ट किया, डिस्टेंस 100 पे रखा. 100 पे रखा, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगी. और पोटेंशियल डिफरेंस उसने जो है ना अक्रॉस द वायर चेक किया, जो कि 2.3 आ रहा था. ये पोटेंशियल डिफरेंस 2.3 आ रहा था, पहले 2.9 था, 2.3 आ रहा है. और करंट भी रिकॉर्ड किया और स्विच ओपन कर दिया दोबारा, सब करंट ही आ गया. याद है कैसे फाइंड करेंगे. नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं. 1, 10, 20, 30, 40, 50 है. और डिफरेंस कितना है 0.5 का. सॉरी, सॉरी 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 सॉरी. अच्छा, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने 50 है, और डिफरेंस कितना है 0.5 का. अब करना क्या है, नंबर ऑफ बॉक्सेस को नीचे रखोगे और 0.5 को ऊपर रखोगे. इससे आपको पता चल जाएगा कि एक छोटी सी लाइन का डिफरेंस कितना है. एक छोटी सी लाइन कितना बता रही है, ठीक है. ओके, अच्छा जी. लेकिन यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मुझे साफ साफ समझ आ रहा है, ठीक है. यहाँ पे देखो, हाँ, कि भाई यहाँ पे जो है ना 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 10 बॉक्सेस जो है ना वो 0.1 बता रहे हैं, ठीक है. तो मैंने देखा यहाँ पे क्या आ रहा है 0.1, ठीक है. यहाँ पे आ रहा है 0.2, यहाँ पे आ रहा है 0.3. आप 0.3 से आगे देखते हैं नजर आ. ओके, सो ना 0.3 यहाँ पे कितना था, 0.3 था, 0.3 था, है ना. तो ये कितना होगा 0.31, राइट. लेकिन बॉक्सेस वाला काम बड़ा अच्छा है, ये जो आसान था तो मैं बता दिया, वरना बहुत मुश्किल काम होता है अगर बड़ा आ जाए. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब उसने दोबारा स्विच क्लोज किया और उसने दोबारा चेक किया कि कितना करंट आ रहा है और कितना वोल्टेज आ रहा है. लेकिन अब उसने ये किया कि कभी उसने ना क्रोकोडाइल क्लिप लगाई 80 पे, 60 पे, 40 पे, 20 पे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह लगाई और दोबारा चेक किया. ठीक हो गया. अच्छा, ओके, हाँ, ऑलराइट. और उसने ये किया, आपने सारी रीडिंग्स जो है ना वो सारी यहाँ पे लिख दी ला के. अब वो कह रहे करंट की रीडिंग जो आपने निकाली थी वो यहाँ पे लिख दो ला के. अब पता नहीं ये लिखने है कि नहीं, इन्होंने मेंशन नहीं किया, बट लिख देना अगर नहीं लिखे हुए तो. ऑन द ग्रिड प्रोवाइडेड, अच्छा प्लॉट द ग्राफ, ठीक है. वोल्टेज आपका वाई एक्सिस पे हो, करंट आपका एक्स एक्सिस पे हो, जो डाटा गिवन है उसको चूज करके, और 0 से आपका ओरिजिन स्टार्ट हो. ओके जी. अच्छा जी, तो वाई पे आपका क्या हो, वाई पे आपका हो वोल्टेज एंड एक्स पे क्या हो आपका करंट. अच्छा, एक चीज यू हैव टू मेक श्योर. अब मसला आता है कि भाई हम स्केल कैसे बनाएं, कितना डिफरेंस रखें. आपने देखना है कि सबसे छोटा स्केल जो मैं ले सकता हूँ आपने लेना है.
ज़रूरी नहीं दोनों के लिए सेम लो, डिफरेंट ले सकते हो। जैसे करंट के लिए सबसे बड़ी मेरी वैल्यू 0.8, तो मैं कोई ऐसा स्केल लूँगा जो यहाँ तक भी 0.8 तक पहुँच जाए। अगर लेट सपोज मैं 0.1 का डिफरेंस लेता, 0.1 2 3 4 5 6 7, मैं अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच ही नहीं सकता। अच्छा लेट सपोज मैं 0.2 का डिफरेंस लेता हूँ, 0.1 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1, मैं पहुँच गया। सबसे छोटा स्केल जो मैं ले सकता था मैंने ले लिया, आपके सामने सबसे छोटा स्केल मैं लेना था ले लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मेरी मैक्सिमम वैल्यू है 2.3। अच्छा अगर मैं 1 का लेता हूँ, अब मैं 0 है 1 2 3, ये तो यहाँ तक पूरा हो गया। मुझे 70% ग्राफ कवर करना है, समझ रही। अब मैं कहता हूँ मैं 0.5 पे लेता हूँ, 0.5 1 1.5 2 2.5, मैं पहुँच गया यहाँ तक और 70% ग्राफ भी आई होप से मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अगर आप कहते हो कि मैं 2 ले लूँ या 0.5 से भी छोटा लूँ तो फिर मैं पहुँच नहीं सकूँगा, ठीक है। तो आपने अप्रोप्रिएट लेने, ठीक हो गया। एंड आपने क्या करना है, फिर ये मार्क्स जो हैं वो सारे अप्रोप्रिएट लगाने हैं और बेस्ट फिट लाइन कैसे बनानी है, जस्ट मेक श्योर कि आपके पास जो आपका लाइन है ना उसके इस तरफ भी सेम आ रहे हो, ये सारे लाइन पे आ रहे हैं सेम आ रहे हो। जैसे मेरे देखो ये लाइन पे आ रहा है, ये 1 2 इधर आ रहे हैं, ये 1 2 इधर आ रहे हैं, ठीक हो गया। बहुत आसान था, ये प्रैक्टिस करने से आएगा। अब इसका ग्रेडियंट निकालो। ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, आपने कोई से भी दो कोऑर्डिनेट्स पकड़ लें, मैंने ये पकड़ा मैंने ये पकड़ा, कोई से भी दो कोऑर्डिनेट्स पकड़ लेने और आपने करना क्या है कि y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक हो गया। अच्छा याद रखना है ये आपका x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। हमेशा ऐसे नहीं होता, क्यों? क्योंकि आपने ग्राफ बनाना यहाँ से शुरू किया, ग्राफ बनाना ही आपने यहाँ से शुरू किया, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है। तो ये आप x1 y1 लोगे, ये x2 y2 लोगे, मेक श्योर। अब ग्रेडियंट मेरा आ गया -1.81 जो कि रेंज के अंदर ही। अच्छा जब वो कह रहे हैं कि भाई आपने करना क्या है, ओके ऑलराइट। अब वो ये कह रहे हैं कि आपके पास जो है ना ये लाइन, इसको आप एक्सटेंड कर दो, जहाँ ये आपके ग्राफ के y एक्सिस को कट कर रही हो ना वो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। मैंने फाइंड किया 2.75 आ गया मेरे पास, कितना आ गया 2.75। अच्छा अब वो कह रहे हैं कि हमने ऊपर फाइंड किया था वो कितना था, 2.9 था, मैं दिखा भी देता हूँ। हमने यहाँ पे फाइंड किया था, ये देखिए 2.9 आया था, जब हमने इस मेथड से फाइंड किया था 2.9 आया था। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई आप देखो कि 10% जो है ना एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी की लिमिट्स है। आप देखो क्या आपका ये लिमिट्स के अंदर आ रहा है कि नहीं। इफ आ रहा है तो कैलकुलेशन भी करो। कैलकुलेशन कैसे करोगे, देखो सबसे पहले आप 2.9 का जो ओरिजिनल वैल्यू है ना उसका आप 10% निकालोगे, जो 0.219 है। मैंने 10 ओवर 100 मल्टीप्लाई 2.9 किया, मेरे पास इससे 2.9 का 10% आ गया। अब मैं 2.9 के अंदर ये ऐड भी करूँगा, ये सब्ट्रैक्ट भी करूँगा। अब 10% एक्यूरेसी के अंदर रहते हुए जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू मैं ले सकता हूँ ये, एंड लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू मैं ले सकता हूँ ये है। अब मेरी वैल्यू 2.75 आई थी जो इसके रेंज के अंदर ही थी, तो मैंने कहा हाँ मेरा आंसर लिमिट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी के अंदर आ रहा है, बहुत सही है। ओके another student decides to connect the crocodile clip okay is only a very small length for। अच्छा अब उसने किया क्या, सुनो जरा, बच्ची बहुत पागल थी, उसने क्या किया, टीचर के मना करने के बावजूद भी ना उसने ये क्लिप यहाँ पे लगा दिया 0 पे। इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस जो है वो बिल्कुल खत्म होगी, नो रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे कोई लोड भी नहीं लगा हुआ, नो रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, करंट बहुत बढ़ जाएगा। एंड करंट हैव अ हीटिंग इफेक्ट, उसकी वजह से आग भी लग सकती है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, तार भी बहुत गर्म हो सकती है। तो आपने बताना है कि क्या, क्यों टीचर मना कर रहा था, उसका टीचर क्यों मना कर रहा था, क्योंकि भाई करंट इंक्रीज हो जाएगा बहुत ज़्यादा, उससे आपकी तार गर्म हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन मैं नमाज पढ़नी है, फिर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा दूसरी वाली। क्वेश्चन ये कि इफ पॉसिबल टू चेंज पोटेंशियल डिफरेंस वी बाय यूजिंग अ वेरिएबल रेजिस्टेंस रेदर देन यूजिंग डिफरेंट लेस। ओके ऑलराइट। अब वो कह रहे हैं कि भाई हमने ना वो क्रोकोडाइल क्लिप पेन में उड़ने वाला साम छोड़ के ना हमने एक वेरिएबल रेजिस्टर निकाला, कैसे लगाएंगे। आपको पता है वेरिएबल रेजिस्टर हमेशा आप तार के साथ ही लगाते हो, ठीक है। अगर सीरीज है तो तार के साथ लगाओगे, सीरीज में लगाओगे। तो आपने लगा दिया एंड आपने वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया यहाँ से, सिंपल डायग्राम बनानी बस आपने।
ये जो क्वेश्चन है ना बड़ा, मैं इंशाल्लाह नमाज पढ़ने में फिर आता हूँ, नमाज का टाइम निकल जाएगा। ओके, सो अल्लाह हाफिज़, आई होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो, ठीक है, जस्ट शेयर इट फर्दर इफ यू लाइक इट। बाकी इंशाल्लाह नमाज पढ़ते साथ ही जो है ना मैं आपका बनाता हूँ ये वाला क्वेश्चन, बहुत ईजी है।